दाऊ जी महाराज की जय। रेवती मैया की जय। गोवर्धन महाराज की जय। बाके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली की जय। आदरणीय संजय जी, प्रधानाचार्य जी, बाकी जो हमारे शिक्षक हैं और प्यारे विद्यार्थी, अभी संजय जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। मुझे सुविधा ये हो गई कि जो वो विषय मैं रखना चाहता था उसमें से बहुत कुछ संजय जी भाई साहब ने रखा, क्योंकि हम एक ही पाठशाला में पढ़े हैं और सौभाग्य मेरा ये भी रहा कि हम और संजय जी नागपुर में साथ साथ 32 दिन साथ साथ रहने का हमें अवसर भी प्राप्त हुआ। मैं अपना वक्तव्य दूं उससे पहले मेरे मन में 2 प्रश्न थे। मैं ये चाहता हूं कि उन 2 प्रश्नों का आप में से कोई उत्तर दे। स्वामी विवेकानंद जी कौन है ये तो गूगल आप कर ही लें, लेकिन आज हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, एक तो इसका उत्तर अगर कोई भी बहन या भाई दे सकता हो तो मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर दें। कोई भी ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है, यहाँ हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। हम लोग मान लीजिए 2 घंटा, अगर 40 लोग, 45 लोग, 50 लोग 2 घंटा बैठे तो कुल मिला के हम सबके 100 घंटे इस कार्यक्रम में लगने वाले हैं। आखिर इसका निष्कर्ष क्या करें? ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है? सर, जो हमारा युवा भी, जिसको मंजिल का भी पता नहीं है कि जो युवा भटका हुआ है, तो उसको ये इस एक दिन ऐसा मिले जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाए, उसको याद दिलाया जाए कि जो उसकी मंजिल है वो क्या है। बहुत बढ़िया। एक तो हमने मान लिया है कि युवा भटका हुआ है, यस ये तो स्थापित कर दिया, एस्टैब्लिश हो गया। और हमें मांग चाहिए। दूसरा मेरे मन में प्रश्न ये है कि हम 15 अगस्त मनाते हैं और 26 जनवरी मनाएंगे। 15 अगस्त आते आते 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1857 में पहला स्वतंत्र समर हुआ। उस दौरान क्या हुआ ये तो ज्यादा पढ़ाया भी नहीं गया और हमको पता नहीं था, लेकिन 1857 से लेकर 1947 तक इन 90 सालों में हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी है। मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि उनमें से कम 20 के नाम याद होंगे। अगर किसी को 20 के नाम याद हो तो जरा हाथ में, जिन्होंने अपने लिए प्राणों की आहुति दी है, जो बलिदान हुए हैं। महापुरुषों के नाम नहीं पूछ रहा, किसी को 10 के नाम याद, किसी को 5 के नाम याद, तो हिम्मत करो, 5 तो 5 तो बहुत ज्यादा कॉमन शब्द, कोई भी हिम्मत करो, बताओ। अगर आप बोलते हो कोई एक नाम बताइए इस देश के लिए। चंद्रशेखर आजाद जी, वो दूसरा बता सकता है? भगत सिंह, तो तीसरा खुदीराम बोस, चौथा उधम सिंह, 4 अब वो उनको सोचना चाहिए था कि हम किसके लिए मर रहे हैं।
और उन्होंने जो अपने आत्मोद शब्द किया वो किसके लिए किया? और मैं ये मानता हूं ये जो कार्यक्रम है ये इसलिए है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु। तो ये जो कार्यक्रम है ये हम जो संकुचित हमारा जीवन है उससे विस्तार के लिए। विस्तार क्या होता है? जैसे लैपटॉप के लिए लैपटॉप की लीड नहीं जा रही हो यहाँ तक, तो हम क्या लेते हैं? एक एक्सटेंशन लेते हैं। तो ये आज का जो कार्यक्रम है ये हमारी आत्मा का एक्सटेंशन है, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, हमारी पलक वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो एक एक्सटेंशन। अच्छा, मैं संजय जी वैसा बोले, डॉक्टर संजय जी बोले, मैं बोलूंगा, फिर बाद में कोई बोलेगा, तो इसका डिस्कस करेंगे। बोलने का होगा क्या? बोलने से होगा कोई भी बोले। आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? ये फॉर्मेलिटी है। हो सकता है कुछ संकोच में नहीं बोलने को विद्यार्थी, लेकिन बोलना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ही मृत्यु। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर अभी भाई साहब ने विस्तार से चर्चा की। जो हुआ था, अब जो हुआ था तो भाई साहब बोल चुके, तो मैं सोचता हूं कि मुझे इस पे बोलना चाहिए कि क्या होगा फ्यूचर, और उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। जैसा भाई साहब ने बताया कि शिकागो का चर्चा की 11 सितंबर 93 में। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को लेकर बहुत पुस्तकें उपलब्ध हैं और उससे ज्यादा गूगल पर बहुत सारी जानकारी उनके बारे में है। लेकिन जैसे भविष्य में पूरी दुनिया से प्रोफेसर्स खत्म हो जाएंगे जब AI आ जाएगा, केवल टीचिंग असिस्टेंट रहेंगे और प्रोफेसर्स भी एक सब्जेक्ट के ज्यादा पूरे देश में कोई 2-4 भी 10-20 ही रहेंगे। तो होगा क्या? भविष्य में नॉलेज तो सबको होगा, लेकिन नॉलेज के मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। गूगल पे होगा, क्वेरा पे होगा, बहुत सारे और साइट्स आ जाएंगे, उन पे होगा। अभी तक अगर ट्विस्ट पैदा होते हैं तो अगर 1-2 सेकंड पहले कोई बच्चा पहले पैदा हो जाता है तो 2 सेकंड बाद में जो बच्चा पैदा होता है वो जीवन भर उसके पैर छूता है। वो इसलिए छूता है कि हम ये मानते हैं कि जो उम्र में बड़ा है उसको ज्ञान जाता है। लेकिन भविष्य में और वर्तमान में भी आप महसूस करेंगे कि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि जो बड़ा है उसको ज्ञान जाता है। ये भी हो सकता है कि जो सबसे छोटा है उसको सबसे ज्यादा ज्ञान, क्योंकि पहले ज्ञान का एक ही माध्यम था, गुरु शिष्य परंपरा, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। लेकिन अभी पैरेलली बहुत रास्तों से ज्ञान आता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक बात को अगर 1000 तरीके से बोला जाए तो वो 1000 बार भी सत्य हो सकता है, 1000 तरीके से भी सत्य हो सकता है। तो अभी इंफॉर्मेशन के, नॉलेज के, डेटा के 1000 रास्ते। अब भविष्य में जो स्टूडेंट्स होंगे उनको या प्रोफेसर्स होंगे उनको नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम होगा नॉलेज के मैनेजमेंट। तो स्वामी विवेकानंद जी की हम जयंती मनाएं, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की मनाएं, इनकी मनाएं, हजारों महापुरुष हैं, 365 दिन में से
365 हम जन्म जयंती मनाएं, लेकिन इस जन्म जयंती को मनाने के पीछे कारण क्या होंगे और इसके निष्कर्ष क्या होंगे, इस पर हमें विचार करना है। स्वामी विवेकानंद 1902 में तो चले ही गए थे, और जब गए थे उनकी उम्र कितनी थी? 39। तो एक बार एक चुटकुला ऐसा है कि एक जो है एक टीचर कह रहे थे कि तू इतना बड़ा हो गया तेरी इतनी उम्र में, तो उसने ये कर लिया उसने कर लिया। तो एक स्टूडेंट थोड़ा सा काम था, बोले गुरुजी आपकी उम्र में तो स्वामी विवेकानंद चले भी गए थे, आपने क्या किया? तो और स्वामी विवेकानंद जी का जैसा अभी जिक्र भाई साहब ने किया, 1902 में गए हैं और 1910 में डॉक्टर हेडगेवार कलकत्ता पहुंचे। और उसके 7 साल बाद गांधी जी 1917 में 9 जनवरी को मुंबई को गए। स्वामी विवेकानंद और गांधी जी की उम्र में कितना अंतर है? 6 साल। और उनके जाने के 15 साल बाद गांधी जी मुंबई को गए। तब तक देश गांधी जी को नहीं जाना। आज के परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद हो, गांधी जी हो या जितने भी महापुरुष हो, उनसे आज जब हम 2023 में खड़े हैं, इसकी आगे की जो देश की यात्रा होगी और देश के नौजवानों की यात्रा होगी, जैसा संचालक महोदय ने बताया कि युवा भटकाव के रास्ते पर। और भटकाव का कोई ना तो पैमाना है ना कोई इंच है कि उसको नापा जा सकता है, लेकिन है ऐसा माना जाता है। और हम ये मानते हैं कि क्या जब किस जमाने में युवा भटका नहीं था, और हम ये मानते हैं कि 100 के 100% युवाओं को भटकने से ना तो उनका उद्देश्य था रोकने का, ना हमारा उद्देश्य। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे कि शहरों में 3% लोग और गांवों में 1% लोग भी अगर सच्चरित्र हो जाए तो देश तरक्की करेगा। तो सबको समझाना ये उद्देश्य नहीं, क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद और इन जैसे सारे महापुरुष या तो लड़ रहे थे या फिर गोलियां खा रहे थे, और जिन परिस्थितियों में डॉक्टर संजय जी ने बोला कि मुझे 100 युवा चाहिए, विवेकानंद जी ने कहा मुझे 100 युवा चाहिए, और वो पूरे देश के पूरी दुनिया घूमे थे, बोले 100 युवा नहीं मिले थे। कारण क्या था? कारण ये था जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ है तब से अगर आप सेंसस देखो इंडिया का उस समय का, खासतौर से 61 से लेकर 1901 तक का 40 साल का सेंसस देखो इंडिया का, तो भारत में बच्चे पैदा होने बंद हो गए। और इसलिए हो गए थे 1857 की क्रांति के बाद इस देश में क्या हुआ था, एक एग्जाम्पल बताता हूं, और ये किसी संघ की किताब में नहीं लिखा, कर्नल टोड ने लिखा है कि झांसी से लेकर लखनऊ तक की जो रोड थी, उस रोड पर दोनों तरफ जितने भी पेड़ थे, उस पेड़ पर जितनी भी गुद्दे थे, उस हर गुद्दे पर किसी ना किसी युवा को लटकाया गया था फांसी में। हर शहर में आपको एक अंधा कुआं मिलेगा। क्यों हम ये अंधे हुए? हर शहर में आपको एक तालाब मिलेगा। क्यों थे वो तालाब? क्योंकि कुएं में युवाओं को पकड़ पकड़ के डाला गया था। काले आम, उस समय आम के पेड़ ज्यादा थे, इसलिए आम पर लटकाया गया था। इस देश में युवा बचे नहीं थे 1857 के बाद। लाखों करोड़ लड़कियां इस देश में अविवाहित रही थी, तो बच्चे कहां से पैदा होते? इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को युवा नहीं मिले थे, और जो मिले थे वो बहुत डरे हुए, बहुत सहमे हुए, बहुत कमजोर युवा। और उन्हीं की प्रेरणा से डॉक्टर हेडगेवार जी, जिनका जिक्र अभी डॉक्टर संजय जी ने किया था, कि 1902 के बाद 8 साल बाद डॉक्टर हेडगेवार जी पहुंचे हैं कलकत्ता में MBBS करने, और उन्होंने वहीं से प्रण लिया कि जिस
जो जिन 100 युवाओं को डॉक्टर स्वामी विवेकानंद ढूंढ रहे थे, वो 100 युवा मैं तैयार करूंगा। और आज अगर पूरा मिला जाए डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब 1925 से लेकर अब तक, तो मुझे लगता है कि 1 लाख से ज्यादा ऐसे युवा तैयार इस देश में किए हैं। आज 6000 युवा आज भी अविवाहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। अब ट्विस्ट देने के लिए, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाने के लिए ये कहा जा सकता है, मिर्च मसाला कोई झूठा नहीं है, मतलब एक अचार चटनी टाइप का ही है। बिल्कुल सत्य है कि उनमें से एक नरेंद्र मोदी जी है और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अविवाहित इसलिए रहे थे कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने वो तैयार किए थे, उनके विचार ने तैयार किए थे, और विचार स्वामी विवेकानंद जी से आए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब ये हालात हो देश में कि इस देश के लोगों को अपने 20 क्रांतिकारियों के नाम न पता, और आप चले जाओ दिल्ली इंडिया गेट पर, प्रथम विश्व युद्ध में 75,000 युवाओं ने, इस देश के युवाओं ने पहले विश्व युद्ध में अपने प्राण गंवाए हैं पहले, और 90,000 हुए, और दूसरे विश्व युद्ध में 92,000 लोगों ने प्राण गंवाए हैं, और 1.25 लाख के आगे बढ़े हुए, और इंडिया गेट पर नाम लिखे हुए। तो जब हम ये कहते हैं कि हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों के साथ लड़ कौन रहा था? देश का युवा था किधर? तो इसमें एक अविश्वास और एक उसकी जरूरत इसलिए भी नहीं है कि ये मान के चलना है कि कुछ लोग सत्ताओं के साथ में रहेंगे, वो सत्ताओं के लिए लड़ेंगे, चाहे उनको इजराइल में जाकर लड़ना पड़े, किसी दूसरे देश में जाकर लड़ना पड़े। और कुछ लोग होंगे जो इस देश के विचार के लिए लड़ेंगे, चाहे उनको शिकागो में भाषण देना पड़े या कहीं भी भाषण देना। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जो चूंकि स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं, और आज भारत में ये माना जा रहा है कि अमेरिका के जो 50% डॉक्टर्स हैं वो इंडियंस हैं, नासा के जो 30% साइंटिस्ट हैं वो इंडियंस हैं। मैं जब कक्षा 7 में था तो हमारे टीचर ने कहा कि तुमको ग्रेड के खिलाफ बोल रहा है, प्रतिभा पलायन के खिलाफ बोल रहा है। तो मैंने गुरुजी से पूछा बोलना क्या है, तो उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स दिए। उनमें ये बोला कि भाई एक इंजीनियर को तैयार करने में भारत सरकार का उस समय का 83 का डाटा ये है कि 7 लाख रुपए खर्च होते हैं, और एक एमबीबीएस को तैयार करने में 14 लाख रुपए खर्च होते हैं। आज तो 1 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा अगर टोटल जोड़ा जाए, प्रोफेसर की तनख्वाह जोड़ा जाए और सारे लैब जोड़ी जाए। तो इतना जब भारत सरकार का इतना पैसा खर्च होता है तो वो विदेश में जाकर नौकरियां करती है। ये भारत से प्रतिभा पलायन नहीं होना चाहिए, ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। और इसमें 83 से लेकर 2008 तक जहां जहां मुझे अवसर मिला मैं यही बोलता रहा कि भारत की विजडम को भारत में ही रहना चाहिए। 2008 में भगवती प्रसाद जी प्रोफेसर है उदयपुर में, जो वाइस चांसलर भी रहे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। 2008 में एक उनका मैंने भाषण सुना, उन्होंने बताया उस समय भारत सरकार का बजट 14 लाख करोड़ रुपए का 2008 का 2 फरवरी में। तो उसमें जो एक्सपोर्ट जो उसमें बजटीय घाटा था वो 50,000 करोड़ था। मैंने चूंकि वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, मैंने उनसे पूछा कि ये जो घाटा है ये कैसे पूरा होता है, आमदनी ठंडी खर्चा रुपया कैसे, भारत सरकार कैसे चलती है इसमें? ये तो जो सरकार हमेशा घाटे का ही बजट पेश करती हो, आज तक 47 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने बराबर का, फायदे का तो छोड़ो, बराबर का बजट नहीं पेश किया है, तो ये घाटे में कैसे चलता? तो उन्होंने बहुत सारे कारण बताए, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से जो इसका संबंध है वो ये है, उन्होंने उस समय मुझे बताया कि हमारे जो लोग विदेश में गए हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, वो हर साल 50,000 करोड़ रुपए देश में भेजते हैं। और आज का उसका जो आंकड़ा वो ये है कि भारत के 3 करोड़ लोग विदेशों में रहते हैं। सारे देशों में 193 देश है दुनिया में, उनमें 3 करोड़ लोग रहते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। और आज 1.5 लाख करोड़ रुपए वो भारत को भेजते हैं। जब भारत में ये माना जाता था कि समुद्री यात्रा करना पाप है,
विदेश नहीं जाना चाहिए, उस दौर में स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए। और जैसा संजय जी भाषा में कहा कि दुनिया में डंका बजाया, अगर वो विदेश न जाते तो क्या दुनिया में डंका बजता? तो मैं 2008 से लेकर अब तक, 2008 से पहले मैं सबको ये कहता था कि मैं विदेश नहीं जाना, लेकिन 2008 से अब तक ये कहता हूं कि जो टैलेंटेड है, चूंकि हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, वसुंधरा परिवार हमारा, तब देश की सीमा कैसे? तो देश की सीमा की जरूरत है, क्योंकि हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद है, राष्ट्र बनता है फौज से। संस्कृत राष्ट्र जो अपना बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि देश बनता है जमीन से, राज्य बनता है राजनीति से, और राष्ट्र बनता है संस्कृति से, और संस्कृति बनती है 16 संस्कारों से। लेकिन राष्ट्र को जब नेशन कहते हैं तो नेशन बनता है फौज से। तो भारत के जो युवा है स्वामी विवेकानंद जी से जो प्रेरणा ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने शिकागो में धर्म का डंका बजाया, अध्यात्म का डंका बजाया और हिंदुत्व का डंका बजाया, जब जिस दौर में उस समय के जो महापुरुष थे ये कहते थे कि मुझे गधा कह लो, हिंदू मत कहो। उस समय के जो महापुरुष थे कहते थे आई एम हिंदू, आई एक्सटेंट। उस समय चूंकि स्वामी विवेकानंद जी समाज के डॉक्टर थे और उन्होंने नब्ज को पकड़ा कि समाज की कमजोरी क्या क्या है, तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग अपने आप को हिंदू कहने में शर्म करते हैं। तब उन्होंने कहा कि कहो गर्व से हम हिंदू, हमें गर्व है हम हिंदू। फिर उन्होंने कहा कि भारत के युवा कमजोर हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम कमजोर रहोगे तब तक गीता तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। उन्होंने समाज का देखा कि समाज बड़ा संकुचित है, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसके अलावा कुछ सोचता नहीं। तब उन्होंने कहा कि संकुचन मृत्यु है और विस्तार जीवन है, और जिस विस्तार देने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया। तो उन्होंने जो समाज की बुराई थी उनको पकड़ा और उनको पकड़ के अपना जो उसका समाधान दे सकते थे, ऐसे वो सोच रहे। आज चूंकि उन पर बहुत सारी चर्चा हो सकती है, मैं ये अगर आप अपने मन में एक प्रश्न पूछना अपने हॉस्टल जाकर, अपने घर जाकर, कि अगर आज आपको स्वामी विवेकानंद मिलते तो आप उनसे क्या पूछते? और ये भी बहुत आसान हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद मिलते तो आप उनसे क्या पूछते? अगर स्वामी विवेकानंद मिलते तो उनसे ये क्या कहते कि आपने जो ये बताया था मैं उनके रास्ते पर, उस मार्ग पर चलता हूं और मेरे पास ये समाधान है। क्योंकि क्वेश्चनिंग ये अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चनिंग के साथ साथ समाधान भी होना चाहिए देश के युवा के पास। आज देश का युवा सिर्फ क्वेश्चनिंग करता है, देश का युवा सिर्फ सवाल करता है कि वो जवाब दो, वो जवाब दो, ये जवाब दो, लेकिन देश का युवा समाधान देने की दिशा में बढ़े, ये स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अब देश के युवा सवाल क्यों करता है? देश का युवा इसलिए सवाल करता है कि देश का जो आंकड़ा है ये है कि देश में 38% लोग बेरोजगार। देश का आंकड़ा यह है कि लोग अपनी इनकम का केवल 12% अपने खाने पर खर्च करते हैं, माने गरीबी है। तो गरीबी और बेरोजगारी के कारण देश का युवा क्वेश्चन करता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के प्रकाश में उनका समाधान क्या हो सकता है, ये हमें सोचना पड़ेगा। केवल स्वामी विवेकानंद, जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे डॉक्टर हेडगेवार, चाहे गांधी जी, चाहे दूसरे जिसको भी मानते हो, जिसको भी जो भी महापुरुष अच्छा लगता हो, उनके विचारों के प्रकाश में देश की समस्याओं का समाधान क्या है? देश की समस्याओं का समाधान है स्वरोजगार। देश की समस्याओं का समाधान नौकरियां नहीं है, क्योंकि 136 करोड़ के देश में केवल 2 करोड़ नौकरियां हैं, 2 करोड़ 10 लाख, और 2 करोड़ 10 लाख में भी
22 लाख रेलवे में हो गई, 14 लाख फौज में हो गई, 16 लाख पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, 25 लाख पोस्ट ऑफिस में हो गई, कुल मिला के सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलाकर। और उसमें भी वर्ल्ड बैंक का दबाव ये है क्योंकि आप आज मान लो आपका हॉस्पिटल और आप यहाँ पे कोई बच्चा पैदा हो तो उस पर भी वर्ल्ड बैंक का अभी जो बच्चा पैदा हुआ होगा 1 घंटे पहले 1 मिनट पहले तो उस पर वर्ल्ड बैंक का 93,000 रुपए का कर्जा है। कितना कर्जा है? इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF के दबाव में सरकारों पर यह दबाव रहता है कि 10% नौकरियों को कट करो। तो देश के युवा चूंकि हमें देश बचाना है, संस्कृति बचानी है, धर्म बचाना है, अपने महापुरुषों को बचाना है और महापुरुषों को किस लिए बचाना? किसी भी महापुरुष को महापुरुष मानने की क्या जरूरत है? महापुरुष मानने की बहुत सारे लोग कहते मिल जाएंगे कि मेरे तो पिताजी मेरे महापुरुष हैं, मेरे तो दादाजी मेरे महापुरुष हैं, मेरी तो मम्मी महापुरुष है। हाँ ठीक है, वो है, लेकिन इस देश को जरूरत पड़ती है सिंबल की। अशोक का चक्र, अशोक का जो लाड है वो एक हमने सिंबल माना है उस पर, और इसलिए माना है कि उसमें घोड़े है, घोड़ा है, बैल है। धर्म चक्र परिवर्तन आए, हमने तिरंगा माना है। तो जिस प्रकार हमें मूर्त सिंबोलिज्म की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार हमें लिविंग सिंबोलिज्म की भी जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार कोई भी देश महापुरुषों का चित्र सामने रखकर आगे बढ़ता है। कोई भी देश इसलिए आगे बढ़ता है कि देश का जो युवा है वो उनके चित्रों को देखे और उन जैसा बनने की कोशिश करे। उन जैसा ना बने, उन जैसा बनने की कोशिश करे। जो चीन ये कहता था कि धर्म अफीम है, आज चीन की मेट्रो में जाके घूमो देखो, उसने अपनी सारी मेट्रो में सारे कंपार्टमेंट में कन्फ्यूशियस के फोटो क्यों लगाए? जो ये कहता था धर्म अफीम है, क्योंकि उसको भी कन्फ्यूशियस का चेहरा सामने रखना पड़ा। तो भारत भी अपने सामने कुछ चेहरे रखता है, तो उनमें एक प्रमुख चेहरा स्वामी विवेकानंद है। और स्वामी विवेकानंद का चेहरा इसलिए प्रमुख है कि उन्होंने कुछ मर्यादाएं तोड़ी, कुछ जो युवा कर सकता है, जो सिद्धांत थे वो तोड़े। जैसे हमारे यहाँ ये निश्चित है कि संन्यास 75 साल की उम्र में लिया जाता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं, 75 साल के होते होते तो इस देश में लोग जीवित ही नहीं रहते। जो एवरेज लाइफ इस देश की कितनी है, मैं इस मर्यादा को तोड़ूंगा, मैं युवावस्था में संन्यास करूंगा। क्योंकि परिस्थिति के अनुसार उस समय उस देश काल में जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार निर्णय लेना ही महापुरुषों का काम है। तो स्वामी विवेकानंद ने ये वचना तोड़ी। स्वामी विवेकानंद ने ये तोड़ा कि नहीं, मैं समुद्री यात्रा करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कुछ भी खाकर अगर आपको फुटबॉल खेलने के लिए अपने स्नायु तंत्रों को मजबूत करना पड़े तो पहले आप अपने स्नायु तंत्रों को मजबूत करो, तब आपकी समझ में गीता आएगा। तो ऐसी स्वामी विवेकानंद का चित्र भारत के युवाओं के सामने है, और इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत के युवाओं को स्वामी विवेकानंद का बारे में कॉलेजेस में है और सब जगह उनके चित्र रहते हैं, लेकिन ये कोई अफसोस की बात नहीं है कि उनके बारे में युवाओं को पता नहीं है। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि सबके सब समाज के लिए जिए, ये जरूरी भी नहीं। जिन लोगों को भगवान ने, ईश्वर ने इस काम के लिए, देश के काम के लिए, धर्म के काम के लिए पैदा किया होगा, वो इस काम को करेंगे। बाकी 99% जो लोग हैं वो अपना काम जैसे दूसरे दुनिया के दूसरे लोग करते हैं ऐसा करेंगे। डॉक्टर संजय जी प्रसंग सुना रहे थे रामकृष्ण परमहंस जी का। अब आज के युवा जो कहते हैं कि हम तो तर्क की कसौटी पर कसेंगे इस बात को कि वो भोजन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो इसमें तो तर्क की कसौटी में तो कसा नहीं जा सकता। लेकिन एक बहुत सारी बातें मैंने इस पर सोचा है, विचार किया। क्या
आप सब लोग ये नहीं मानते कि अगर हम सुबह घर से भूखे निकल जाते तो हमें अधिकतर पूरे दिन भूखा रहना पड़ता? क्या आप सब लोग ये नहीं मानते कि सुबह जो घर से खा के निकलते तो बाहर भी वही मिलता, घर की तो बाहर की? ऐसा क्यों होता है? अगर किसी के पास इस बात का जवाब हो तो वो उस पर तर्क करे, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस और काली मां का जो प्रसंग है। अन्यथा उस पर तर्क करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम जल थल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा 5 तत्व वाले लोग हैं। दुनिया में 4 तत्व वाले, 3 तत्व वाले, 2 तत्व वाले, 1 तत्व वाले भी होंगे, और उनकी अपनी आंखें होंगी, उनकी अपनी समझ होगी और उनकी अपना कन्वर्सेशन होगा। वो अपनी अपनी बातें अपने हिसाब से करते हैं। आज हम इसमें अगर 40 लोग बैठे हैं तो वास्तव में 40 लोग नहीं बैठे, हो सकता है 80 लोग बैठे हो सकता है 120 लोग बैठे हो सकता है 240 लोग बैठे। वो हमें इसलिए नहीं दिखेंगे कि हमारी आंखें पंच तत्व की बनी है, और ये दूसरे 5 तत्व के अलावा बाकी तत्वों के जीवन को समझना ही अध्यात्म। और उसी की चर्चा डॉक्टर संजय जी कर रहे थे, और वो वही बात स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की परंपरा के लोग मानते। तो आज के इस अवसर पर ना तो हमारा उद्देश्य, ना संजय जी का उद्देश्य, ना मेरा या मेरे बाद के जो वक्ता बोलेंगे कोई मार्गदर्शन देना, कोई बौद्धिक देना, ये उद्देश्य नहीं है। बस उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि अगर घर में धुले हुए डाले भी रखे हों तो चाय डालने से पहले एक बार उनको पानी डालकर रखे। तो जिस प्रकार उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क रहता है, मस्तिष्क का भी एक अपना काम है, मस्तिष्क की भी अपनी प्रोसेस है सोचने की। तो मस्तिष्क को थोड़े समय के लिए, जिस तरीके से हम बर्तनों को सैनिटाइज करते हैं, बाकी चीजों को सैनिटाइज करते हैं, तो ये भी इस प्रकार के कार्यक्रम भी एक सोशल सैनिटाइजर का काम है। और हमको चूंकि एकाग्रता पे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बोला है, उन्होंने कहा है कि एकाग्र हो जाओ, तो एकाग्र करने का एक प्रयास इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। तो आज के इस अवसर पर आप लोगों ने गंभीरता से सुना, और चूंकि मैं एक प्राध्यापक हूँ तो मेरा एक स्टाइल रहता है कि थोड़ा कड़वा भी बोल देते हैं, थोड़ा कठोर भी बोल देते हैं। तो सब मेरे कड़वे वचन को अगर कठोर को थोड़ा सा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए, और आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को, उसी परमात्मा को जिसको काली के अंदर रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा था और उनके सारे अनुयायियों ने, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी अखंडानंद जी हो, सबने देखा था, उसी परमात्मा को नमन करते हुए, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हम अपनी लाइफ का संकुचन के बाद, अपने मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चों के बाद उसी प्रकार अपनी लाइफ का एक्सटेंशन करेंगे जिस प्रकार हम बिजली का एक्सटेंशन खरीदते हैं। माने हम अपने जीवन को थोड़ा सा अपने परिवार से निकालकर समाज की, तो चाहे 1 फुट ले जाए, चाहे 4 फुट ले जाए, चाहे 8 फुट ले जाए, तो हम अपने जीवन को हमारे परिवार से निकालकर थोड़ा समाज के लिए जिएंगे। क्योंकि गाना में ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी दिल जमाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।